हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर में जो फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, जो फीचर्स होने चाहिए वेक्टर में। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसमें हम लोग वेक्टर वाले पोर्शन पे आ जाइए, पेज नंबर 199। और वेक्टर में जो फीचर्स होने चाहिए उसमें एक फीचर है क्लोनिंग साइट। इस वाले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, वहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अगर आप किसी एलियन डीएनए को लिंक करना चाहें वेक्टर के साथ, वेक्टर क्या है? वेक्टर व्हीकल है, ओला कैब है, जिसमें आप बिठा के अपने पैसेंजर को भेजेंगे उसके डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे पैसेंजर कौन है? पैसेंजर है आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, या आप कहिए कि फॉरेन डीएनए। और होस्ट सेल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। तो आप वेक्टर के साथ उसको लाइगेट करके इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने होस्ट सेल में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो आपका प्रेफरेंस है, जिससे जो भी आपने प्रोटीन बनवानी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी। तो वेक्टर क्या कर रहा है? वेक्टर हमारे डिजायर्ड डीएनए को लेके जा रहा है। डीएनए का ही मॉलिक्यूल है विच कैन कैरी द डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, तभी तो पैलिंड्रोम साइट होगी, तभी तो उस पर कट लगेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। एक से ज़्यादा होगी तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या होनी चाहिए भैया? एक ही होनी चाहिए किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट, उसमें प्रेफरेबली एक होनी चाहिए, जिससे कि वो चिंदी चिंदी ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, और जीन क्लोनिंग, जीन का मल्टीपल कॉपीज नहीं बन पाएंगी। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक जीन। तो ये पीबीआर, हमारा PBR 322 की फोटोग्राफ है। PBR 322 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक आपका हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है जी। तो ज़्यादातर हम लोग जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं इन्हीं दोनों साइट के में यूज़ करते हैं। तो या तो हम बाम H1 को यूज़ कर रहे हैं एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या साल को यूज़ कर रहे हैं, या प्रोविडेंशिया, प्रोटियस वल्गैरिस 1, PBU1, प्रोटियस वल्गैरिस 1, या PST, प्रोविडेंशिया स्टोटी 1, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो बाम, बेसिलस अमाइनो लिक्विफेशियन, इन सब के नाम स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, ये उसके नाम के हिसाब से आप जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण किया जाता है। तो कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ले लें, हम लोग उसमें से लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसके की रिकॉग्निशन साइट इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में है। क्यों? क्योंकि भाई उससे हमें आसान हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानना, डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। The ligation of alien piece of DNA is carried out at a restriction site present in one of the antibiotic resistant gene. For example, you can ligate a foreign gene at the BAM H1 site of tetracycline resistant gene. आपने BAM H1 का इस्तेमाल करके tetracycline resistance gene में इंट्रोड्यूस करा दिया अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए। जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे BAM को यूज़ करके एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे आपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये जो बन गया ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। नया कॉम्बिनेशन बन गया रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी। इसको जब आपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरियल सेल में जाएगा तो उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जीन आपने डिस्टर्ब कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ, ये प्लाज्मिड, ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट अगर किसी ऐसे बैक्टीरियल सेल में गया तो उसको एम्प्लिसिनिन से रेजिस्टेंस जरूर दिला देगा। अब अपनी बुक में पहले दे रखा है कि इकोलाई की सेल, जो जनरल इकोलाई की सेल होती है, उसमें ना एम्प्लिसिनिन के लिए रेजिस्टेंस है, ना आपके टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। आगे चलते हैं। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बना उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वो सीक्वेंस जो है डीएनए की, जिसकी वजह से उसमें इक्वालिटी आ रही थी, वो सीक्वेंस आपने छिन्न भिन्न कर दी, डिस्टर्ब कर दिया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। बस यहाँ पे आके रायता फैल गया, दिमाग की बुद्धि उड़ जाती है कि क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। आइए आपको कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग अपनी जरा PBR 322, ये वेक्टर है हमारा, ये आपकी बुक की लाइनें हैं। इन्होंने क्या किया जी? आपने लाइगेट कर दिया है डीएनए को, कहाँ पे? BAM H1 साइट पे, यहाँ पे आपने लाइगेट कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट ये जो टर्म है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है,
और ट्रांसफॉर्मेंट क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। ये 4 टर्म आप समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। रिकॉम्बिनेंट वो वेक्टर जिसके साथ लाइगेट हो गया है वेक्टर प्लस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा ओरिजिनल जो प्लाज्मिड है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। और वो सेल जिस सेल में ये प्लाज्मिड आ गया, कौन सा, भले रिकॉम्बिनेंट भले नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। और जिस सेल में हमारा प्लाज्मिड बाहर से नहीं आया वो सेल कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए है वेक्टर प्लस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, वो है रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर कह लीजिए या वेक्टर कह लीजिए, वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जिसने कि विच हैज टेकन अप द फॉरेन डीएनए फ्रॉम द आउटसाइड, जिसने कि फॉरेन डीएनए को बाहर के वेक्टर को उसने अंदर ले लिया, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, एज इट इज है, उसमें ये हमारा प्लाज्मिड नहीं आया, भले रिकॉम्बिनेंट भले नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आ सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि आप तो उसको लाइगेट करके अब आप उसको इनक्यूबेट कर रहे हैं ना प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड उसमें कई एक समूचे प्लाज्मिड है, कई एक प्लाज्मिड ऐसे हैं जिसमें हमारे वेक्टर ऐसे हैं, प्लाज्मिड या वेक्टर एक ही बात है, कई एक वेक्टर ऐसे हैं जिसमें फॉरेन डीएनए अटैच हो गया। तो वेक्टर 2 तरह के हैं। वेक्टर जो हमारा समूचा वायरस है, एज इट इज समूचा वेक्टर है जिसमें बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वेक्टर एज इट इज, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिस वेक्टर में लाइगेट हो गया एलियन पीस ऑफ डीएनए वो कहलाएगा, वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। अब आपने जब वेक्टर को, अब आपको तो नहीं पता कि वेक्टर में लाइगेट हो पाया है एलियन पीस ऑफ डीएनए कि नहीं हो पाया, अब आप इनक्यूबेट कर रहे हैं इकोलाई सेल को विद दिस प्लाज्मिड वेक्टर, तो उसमें वेक्टर 2 तरह के हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। अब उसके अंदर अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया प्लाज्मिड समूचा वाला, एज इट इज वाला, इंटैक्ट वाला, तो ट्रांसफॉर्म तो वो हो गई, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके अंदर जो वेक्टर आया है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। तो ट्रांसफॉर्म सेल भी 2 तरह की है, ट्रांसफॉर्म सेल वो जो रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई है, ट्रांसफॉर्म सेल वो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई है। यहीं पे ये सब बातें आप समझ गए तो आगे की आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब आपने क्या किया, आपने लाइगेट कर दिया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। ठीक है। अब आपने उसको इनक्यूबेट किया। चलिए आगे, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर टू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो। ये सारी बातें आपके लिए सिरदर्द हो रही हैं, इधर आ जाइए। ये देखिए, आपने कल्चर फॉर्मेशन किया, यहीं पे सब बातें समझ में आ जाएंगी। आपकी मास्टर प्लेट ये बनी, 3 तरह की कॉलोनी है, 3 कॉलोनीज हैं उसमें, या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, कई तरह की कॉलोनीज है। 3 मैं बोलूँगा तो आप और कंफ्यूज होगे। अब ये बैक्टीरियल कॉलोनी में हमें वो बैक्टीरिया का कल्चर फॉर्मेशन करना है जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। किससे ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, रिकॉम्बिनेंट से। जो बैक्टीरिया या तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो आपको आपका, क्योंकि उसके अंदर डिजायर्ड डीएनए है नहीं, तो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। जब आप उसका कल्चर के बायोरिएक्टर में कल्चर प्रोडक्ट नहीं देगा, तो ऐसा बैक्टीरिया हमें नहीं ग्रो करना। ऐसा बैक्टीरिया जो इंटेक्ट प्लाज्मिड से हो गया है वो भी आपको ग्रो नहीं करना। आपको आपका प्रोडक्ट कौन देगा, ऐसा बैक्टीरिया जो ऐसे प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुआ है जिस प्लाज्मिड के साथ अटैच है फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट से। तो आप ये जो कल्चर फॉर्मेशन किया मास्टर प्लेट पे, अब आप उसकी कॉपी बनवाएंगे किस पे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे साथ के साथ तुरंत। तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे वो वाली सेल्स ग्रो कर जाएंगी जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं। अब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ट्रांसफॉर्म सेल में ऐसी सेल कौन सी है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्म हुई है। जो इंटेक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुई है वो आपको आपका प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर एलियन पीस ऑफ डीएनए है नहीं। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे आप ग्रो कर रहे हैं, उस पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर जाएगी वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है किससे, हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट से, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आ गया है। लेकिन वो वाली बैक्टीरियल सेल जो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर गई थी लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करी, वो वाली बैक्टीरियल सेल आपके काम की है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई है। तो अब तो आप ये सोचोगे कि वो सेल्स तो मर गई, अरे मर गई, लेकिन ये मास्टर प्लेट तो आपके पास है ना। मास्टर प्लेट से आप फिर वो बैक्टीरिया, अब आपको समझ में आ गया, ए वाली कॉलोनी को हमने ग्रो करना है, यहाँ से आप ए कॉलोनी के बैक्टीरिया लेके बायोरिएक्टर में ग्रो कर लेंगे और अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। ये है कहानी आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म की।